Hello student, this is class 7 SST history lesson 4 the Mughal Empire, and this is the fourth part of this video. In third part we had studied about Mughal administration and including this heading was the Mansabdari system. Now the next point is assignment of Jagir, means जागीर के वर्क्स, जागीर के कार्यभार. The mansabdars were paid salary in cash or by the assignment of jagirs. Those who received cash salary were called naqdi, and those who were paid with the assignment of jagirs were called jagirdars. मीन्स जो मनसबदार जो होते थे उनको सैलरी पे की जाती थी इन कैश में, मीन्स मनी उनको दी जाती थी बाय हैंड, और बाई दी असाइनमेंट ऑफ जागीर्स मीन्स या तो उनको कैश में पेमेंट दिया जाता था या फिर उनको असाइनमेंट जागीर्स के असाइनमेंट दे करके उनको जस्ट लाइक सैलरी ही ये दी जाती थी. दीज हु रिसीव मीन्स जो कैश, जिनको कैश रिसीव होता था, जिनको पैसे मिलते थे सैलरी एज अ सैलरी, वेयर कॉल नकदी, उनको बोलते थे नकदी. एंड जिनको असाइनमेंट्स ऑफ जागीर्स दिए जाते थे उनको बोलते थे जागीरदार्स. मीन्स मनसबदार्स जो थे वो उनको सैलरी मिलती थी, सैलरी जिनको कैश में मिलती थी उनको नकदी बोलते थे, और जिनको असाइनमेंट ऑफ जागीर दी जाती थी उनको बोलते थे जागीरदार्स. जागीर वॉज अ लैंड ग्रैंड गिवन टू दी मनसबदार बाय द एम्पर. जागीर क्या होती थी? जागीर एक लैंड दी जाती थी जागीरदार्स को एज अ मनसबदार को दी जाती थी एम्पर के थ्रू, मीन्स किसी भी किंग के थ्रू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में. द मनसबदार्स कलेक्टेड द रिवेन्यू. जो मनसबदार होते थे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द जागीर्स एज हिज सैलरी. वो अपनी सैलरी के बेस पे, मीन्स एज अ सैलरी की सैलरी के रूप में वो लोग अपनी जागीर से मनसबदार जो थे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, वही उनकी सैलरी होती थी. टैक्सेशन मीन्स टैक्स जो कलेक्ट करते थे जागीर से वही उनकी सैलरी होती थी. एंड सैलरी his salary and as the allowance for maintenance the cavalryman, means जो allowance means we can say an amount of money that you receive regularly to help you pay for something that you need, means भत्ता. अलाउंस मीन्स भत्ता होता है जो कि वो भी मिलता था मेंटेनेंस के लिए, किस कैवलरी मैन की, जो उनके हॉर्समैन होते थे, घुड़सवार होते थे, उनकी मेंटेनेंस के लिए कैवलरी अलाउंस भी मिलता था. जागीर्स वेयर सिमिलर टू द इक्ताज़ ऑफ द दिल्ली सल्तनत. जागीर्स जो थी वो इक्ताज़ की ही तरह थी, जस्ट लाइक इक्ता सिस्टम था वैसे ही जागीर सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में. बट अनलाइक द इक्ताज़ होल्डर, मीन्स लेकिन इक्ता होल्डर्स जो होते थे वो उनको उस अपने लैंड पार्ट में रहने के लिए वो लोग अलाउड होते थे, मीन्स वो लोग वहाँ रह सकते थे. बट इन मनसबदार जनरली डिड नॉट लिव इन और एडमिनिस्टर हिज जागीर. वो उस जागीर पे जो उनको दी जाती थी, लैंड ग्रांट होती थी एम्परर के थ्रू, तो उस पर मनसबदार रह नहीं सकते थे, ना ही उसको एडमिनिस्टर करते थे जागीर को. हिज सर्वेंट्स कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम हिज जागीर, मीन्स उनकी जागीर के लिए सर्वेंट्स लगे हुए थे, वो जो उनके सर्वेंट्स होते थे, नौकर होते थे, वो लोग रिवेन्यू कलेक्ट करके और देते थे जागीरदार को. वाइल ही लिव्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द एम्परर. जबकि जागीरदार जो होते थे, मनसबदार जो होते थे, वो अलग पार्ट पे रहते थे, वो उस पार्ट पे नहीं रह सकते थे जो उनको एज अ जागीर दी जाती थी. नो मनसबदार कुड होल्ड द अलॉटेड जागीर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और किसी भी मनसबदार को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जागीर नहीं दी जाती थी. एज ही वॉज लाइबल टू बी ट्रांसफ़र टू अ न्यू जागीर. और वो उसको एक नई जागीर के लिए उसको ट्रांसफ़र भी किया जाता था. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ मनसबदारी क्राइसिस. जो मनसबदारी से जो क्राइसिस हुए, जो मीन्स जो संकट आए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फॉर अबाउट 100 ईयर्स आफ्टर द रीन ऑफ अकबर. अकबर के जो अकबर का साम्राज्य था, मीन्स शासनकाल के कई ईयर्स के बाद, हम द मनसबदारी सिस्टम डिड नॉट एनकाउंटर एनी मेजर चैलेंज. मीन्स उसको कोई एक बड़ा चैलेंज, मनसबदारी सिस्टम को एक बड़ा चैलेंज नहीं मिला, मीन्स कोई
मीन्स अकबर के शासनकाल में रीन में जो मनसबदारी सिस्टम था, उसने किसी भी मेजर चैलेंज को फेस नहीं किया था। हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ औरंगज़ेब्स रीन, हालांकि जब औरंगज़ेब का लास्ट रीन था, लास्ट फेज ऑफ रीन था, देन मतलब औरंगज़ेब के शासनकाल में लास्ट जो शासनकाल था उनका, द मनसबदारी सिस्टम फेस्ड अ क्राइसिस ड्यू टू एन इनर्मस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। जो औरंगज़ेब के शासनकाल में मनसबदारी को बहुत सारे क्राइसिस, मनसबदारी सिस्टम को बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़े, बहुत सारे संकटों को का सामना करना पड़ा ड्यू टू, क्योंकि बहुत इनर्मस इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ मनसबदार, क्योंकि तब मनसबदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देयर वेयर नॉट इनफ जागीर्स टू बी अलॉटेड टू ऑल दी मनसबदार्स। यहाँ पे सभी मनसबदार्स को जागीर अलॉट नहीं की जा सकती थी, इनफ नहीं थी जागीर्स, इतनी पर्याप्त जागीर्स नहीं थी कि उन सारे मनसबदार्स को अलॉट की जा सके, दी जा सके। बिसाइड्स मेनी जागीर्स जनरेटेड लो रिवेन्यू विच वॉज लेस दैन द सम ग्रांटेड टू दी मनसबदार्स टू मीट दियर एक्सपेंसेस। कई सारी जागीर जो थी वो वहाँ पे बहुत ही कम लो रिवेन्यू जनरेट हो पाता था, मीन्स बहुत ही कम टैक्स वहाँ पे कलेक्ट हो पाता था, जो कि जो मनसबदारों के लिए जो उनके एक्सपेंसेस को मीट नहीं करता था। मीन्स मनसबदारों के एक्सपेंसेस कंप्लीट नहीं हो पाते थे, उनके जो खर्चे होते थे वो कंप्लीट नहीं हो पाते थे। कॉन्सिक्वेंटली टू इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम जागीर्स, धीरे परिणाम स्वरूप मीन्स एज अ रिजल्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम जागीर्स, जो कि जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए द मनसबदार्स स्टार्टेड इम्पोजिंग ह्यूज टैक्स ऑन द पीजेंट्स। मनसबदार्स ने टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया पीजेंट्स पे, किसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स थोपने लगे वो लोग। दिस कॉज ट्रिमेंडस सफरिंग टू द पीजेंट्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पुअर क्रॉप। और जब वो लोग टैक्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने लगे पीजेंट्स पे, तो ये पीजेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सफरिंग होता था, मीन्स उन लोगों के लिए बहुत ही परेशानियाँ होती थी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पुअर क्रॉप, जब उनकी फसलें ज़्यादा फसल नहीं कल्टीवेट हो पाती थी। देन उनको ज़्यादा से ज़्यादा जब रेवेन्यू देना पड़ता था, तो वो उनके लिए एक सफ़र की तरह होता था, मीन्स वो लोग, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सम टाइम्स दी पीजेंट्स रोज़ इन रिवॉल्ट, कभी कभी पीजेंट्स क्या करते थे, वो एक रिवॉल्ट कर देते थे, मीन्स प्रोटेस्ट कर देते थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ रिबेल कर देते थे, क्रिएटिंग अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, और कानून और व्यवस्था में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके पीजेंट्स लोग रिपोर्ट कर देते थे। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स विच लेड टू दी वीकनिंग ऑफ द एम्परर्स होल्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो औरंगजेब मुग़ल एम्पर, लास्ट मुग़ल्स का एम्पर था, जो उसको उन्हें डेवलपमेंट्स को कंट्रोल करने में और जो कि मीन्स जो ये वीकनिंग पॉइंट्स डेवलप्ड हो रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में, एम्परर्स के एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। मीन्स औरंगजेब अनेबल हो रहे थे इस तरह की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जब्त। जब्त इज़ द लैंड रिवेन्यू सिस्टम। जब्त भी एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम ही था, टैक्स सिस्टम ही था। लैंड रिवेन्यू ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुग़ल एम्परर्स। मीन्स जो लैंड रिवेन्यू या जो टैक्स होता था, वो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स और रिवेन्यू ये लोग लगाते थे मुग़ल एम्परर्स, वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स था उन मुग़ल्स एम्परर की। जो मेन इनकम का सोर्स था वो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना ही होता था। मीन सबसे ज़्यादा उन लोगों को वहीं से, एग्रीकल्चर के टैक्स से ही उन लोगों को इनकम मिलती थी। द सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू वॉज नोन एज जब्त। जो ये लैंड रिवेन्यू और कलेक्शन, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू था, उसको हम लोग जानते हैं एज अ नोन एज जब्त, जिसको बोलते थे जब्त। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर टोडर मल, जो अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर थे, जो टैक्स मंत्री थे, उनका नाम था टोडर मल, इज़ क्रेडिटेड विद डेवलपिंग दिस सिस्टम। वो ही इस सिस्टम को देखते थे और इसी सिस्टम को डेवलप किया उन्होंने। ही कैरीड आउट अ 10 ईयर सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स।
उन्होंने 10 वर्षों तक जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उस पर सर्वे किया, मीन्स 1570 टू 1580। दियर क्रॉप यील्ड्स एंड क्रॉप प्राइसेस, और उनके क्रॉप यील्ड्स मीन्स जो फसलें होती थी उन पर इन्होंने सर्वे किया, और क्रॉप प्राइसेस और फसलों के प्राइसेस पे, फसलों के जो दाम होते थे उन पे भी इन्होंने सर्वे किया। यूजिंग दी सर्वे डेटा, और फिर सर्वे का जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया उसको यूज़ करके रेवेन्यू और टैक्स वॉज फिक्स्ड फॉर ईच क्रॉप। उसके ही अकॉर्डिंग, उस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो सर्वे का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया उसी डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने रेवेन्यू या टैक्स वॉज फिक्स्ड फॉर ईच क्रॉप। प्रत्येक फसल पर, हर तरह की फसल पे उसी के अकॉर्डिंग, फसल क्रॉप के अकॉर्डिंग ही रेवेन्यू को इन्होंने फिक्स किया। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स, जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी प्रांत थे, उनको डिवाइड किया रेवेन्यू सर्कल्स में, मीन्स एंड हैड इट्स ओन रेवेन्यू रेट्स, और इसका खुद का अलग एक रेवेन्यू रेट होता था फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, मीन्स अलग अलग फसल का, अलग अलग सर्कल्स का रेवेन्यू सर्कल्स होते थे, अलग अलग क्रॉप के अलग अलग टैक्सेशन होते थे। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश, और जो रेवेन्यू था वो कैश में ही कलेक्ट किया जाता था। जब्त वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप मेटिकुलस अकाउंट्स, मीन्स जब्त जो थी वो एक जो इम्प्लीमेंटेड एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाता था, वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप, मीन्स जहाँ पे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वहाँ पे सर्वे कर सकें और कीप मेटिकुलस अकाउंट्स मीन्स वी कैन से मीन्स सावधानी पूर्वक अकाउंट्स, मीन्स अकाउंट्स को रख सकें। इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन गुजरात एंड बंगाल वेयर लैंड सर्वे कुड नॉट बी कैरीड आउट। ये जो इम्प्लीमेंशन था ये गुजरात और बंगाल में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सर्वे नहीं किया जा सका था। मीन्स ये टैक्सेशन वहाँ पे लागू नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंटेड मीन्स लागू नहीं किया गया था जहाँ पे वो लोग सर्वे नहीं कर पाए थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जस्ट लाइक इन बंगाल एंड गुजरात। The land revenue was collected by the intermediaries whom the Mughal rulers called ज़मींदार्स। जो लैंड रेवेन्यू था वो इंटरमीडियरीज में जो उनके बिचौलिए होते थे, उनके थ्रू मुगल्स रूल के जो बिचौलिए होते थे, इंटरमीडियरीज होते थे, वही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको ही ज़मींदार्स बोलते थे। द ज़मींदार्स वेयर द रूरल एलिट्स, मीन्स जो रूरल के जो मेन थोड़े थोड़े फेमस और प्रमुख लोग होते थे वही ज़मींदार्स होते थे, सच एज़ विलेज हेडमैन और लोकल चीफेंस, मीन्स जो विलेज के हेडमैन्स और लोकल चीफेंस होते थे, सरदार लोग होते थे। सम ज़मींदार्स वेयर वेरी पावरफुल एंड प्रोटेस्टेड द एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स। कुछ जो ज़मींदार थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने जो एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ एक्सेसिव रेवेन्यू था मुगल्स के थ्रू, जो डिमांड की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दिया जाए, तो उनको प्रोटेस्ट भी किया इन ज़मींदार्स ने, पावरफुल ज़मींदार्स ने। दीज ज़मींदार्स ज्वाइंड हैंड्स विद द पीजेंट्स एंड रिबेल्ड अगेंस्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मीन्स इन्हीं ज़मींदार्स ने पीजेंट्स से हाथ मिलाया और एडमिनिस्ट्रेटर्स, जितने मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट की। द रिकरिंग peasants' revolt proved costly for the Mughal Empire in the long run as they adversely affected the empire's stability। जो peasants की revolt थी उसने ये proved costly for Mughal Empire, मीन्स बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ी मुग़ल एम्पायर के लिए। in the long run as they adversely affected, और उनके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो कि मुग़ल की जो एम्पायर्स स्टेबिलिटी थी उस पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। Now this part is finished here, and next point we will discuss in the next part. Thanks for watching.